हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रदीप के राय, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीजी कॉलेज रतनपुरा। आज हम रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन यानी सैन्य विज्ञान विषय में स्टडी ऑफ वार, युद्ध को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह एक अलग से पेपर के रूप में है, उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। जब बात युद्ध की आती है तो सहसा हमारे मन में आता है कि दो गुट आपस में भिड़ रहे हों, या दो व्यक्ति आपस में संघर्षरत हों, या दो व्यक्ति आपस में झगड़े की स्थिति में हों, संघर्ष के स्थिति में हों, संग्राम की स्थिति में हों, उसको हम युद्ध कहते हैं। यह एक आम आदमी को समझने की एक साधारण सी परिभाषा है, लेकिन जब हम रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के विषय के छात्र एवं अध्यापक हों तो इतने भर से बात नहीं बनने वाली है। इसलिए इसको गहराई से, इसको जड़ तक और विस्तार से जानने समझने की आवश्यकता है। तो चलिए सर्वप्रथम युद्ध को जानने का प्रयास करते हैं। युद्ध की क्या डेफिनेशन है, यानी युद्ध की परिभाषा क्या है, और युद्ध की कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना क्या है, इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अब हम कह सकते हैं कि युद्ध जो है प्रारंभ से ही मानव का अनवरत सहचर रहा है, अनवरत साथी रहा है, सहयोगी रहा है। यानी इंसान पैदा होते ही कुछ जाने या ना जाने, लेकिन वो संघर्ष को अवश्य जान लेता है। वो नोचना, चोटना, चीखना, चिल्लाना, काटना, मारना, ये सब प्रवृत्तियां उसमें आजन्म होती है, अर्थात जन्मजात होती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने इतिहास के प्रारंभ से ही युद्ध रत रहा है, यानी युद्ध करता रहा है। अर्थात जब संस्कृति का बोध नहीं था, किसी प्रकार की भाषा नहीं थी, जब धरती पर न कपड़े का ज्ञान था, न घर का ज्ञान था, न रहने सहने का ज्ञान था, उस समय भी व्यक्ति को यानी आदि मानव को युद्ध का ज्ञान था। वह शिकार करने के लिए लाठी डंडे का प्रयोग करता था या नुकीले पत्थर का प्रयोग करता था। आत्मरक्षा के लिए भी वह इस तरह के हथियारों का प्रयोग करता था। सनय सनय वह लोहे के धारदार हथियार बनाकर अपनी रक्षा और साथ में शिकार करके भोजन ग्रहण करने की कोशिश में लीन हो गया। जब उसको अग्नि की आवश्यकता हुई तो लकड़ी काटने के लिए उसने हथियार बनाया। यानी कुल मिलाकर मानो प्रारंभ से ही युद्ध कला में अपने को पारंगत पाया। स्थायी विशेषता उसकी युद्धरत रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव के प्रारंभ से ही, धरती पर उद्भव के साथ ही युद्ध का चलन, युद्ध का प्रचलन, युद्ध का ज्ञान रहा है। आधुनिक युग में युद्ध की विविधता व्यापक हो गई है। पहले इस तरह के आयुध यानी हथियार नहीं थे, इस तरह के आर्म्स, आर्मामेंट, वीपन्स नहीं थे, इसलिए युद्ध में विभीषिकाएं भी सीमित थी। लेकिन आज असीमित युद्ध या समग्र युद्ध, टोटल वारफेयर का समय है। इस समय बहुत संघातक हथियार, लीथल वेपन्स हमारे युद्ध में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए प्राचीन युद्ध, मध्यकालीन युद्ध और आधुनिक यानी अत्याधुनिक युद्ध में काफी असमानताएं मिलती हैं। जब बात युद्ध की करते हैं तो उसकी कुछ परिभाषाओं पे आते हैं। सर्वप्रथम जो सबसे अच्छी और सटीक परिभाषा लगती है उस पर बात करते हैं। ग्रोशियस एक विद्वान थे, उन्होंने कहा जब दो परस्पर विरोधी समूह
एक दूसरे के विरुद्ध बल का प्रयोग करने में लगे रहते हैं तो उसी अवस्था को युद्ध कहते हैं। बात बहुत सीधी और सपाट है। जब दो परस्पर विरोधी गुट एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में लीन हो या बल प्रयोग करते हो तो वही युद्ध कहलाता है। अगर इसको लिखना चाहें तो आप पास करके ग्रोशियस के अनुसार यह परिभाषा लिख सकते हैं। जब युद्ध की बात आती है तो ओपेनहीम एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता हैं। ओपेनहीम ने भी युद्ध के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कोट अनकोट ओपेनहीम को आप लिखिए। युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने हेतु तथा विजेता की इच्छानुसार शांति की शर्तों को थोपने हेतु एक कलह है, यानी एक कंटेंशन है। कोट अनकोट डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके ओपेनहीम की यह परिभाषा आप लिखिए और निश्चित तौर पे इसे याद रखिए। स्टार्क ओपेनहीम की तरह ही स्टार्क एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता हुए। उन्होंने भी युद्ध के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वह भी प्रासंगिक है, समीचीन है, उसको भी लिखने का प्रयास करिए। युद्ध सामान्यतः दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच प्रमुखतः सशस्त्र सेनाओं द्वारा लड़ा जाने वाला तथा प्रत्येक युद्धरत देश अथवा युद्धरत समूह का अंतिम ध्येय अपने विरोधी अथवा विरोधियों को नष्ट करना तथा उन पर अपनी शांति शर्तों को थोपने का होता है। स्टार को भी कोट अनकोट यानी डबल इन्वर्टेड कामा में सटीक वही लिखिए जो अभी मैंने आपको बताया है। यानी युद्ध का कुल मिलाकर विधिवेत्ताओं द्वारा यह बात है कि युद्ध में एक गुट का दूसरे गुट पर विजय और साथ ही साथ अपने इच्छाओं को थोपने की बात सामने आ रही है। यानी युद्ध में अपने अपोनेंट यानी अपने विरोधी से अपनी इच्छाओं का पालन कराना ही युद्ध का ध्येय अथवा उद्देश्य है। क्लाज़विट्ज़ जब हम युद्ध की बात करते हैं तो क्लाज़विट्ज़ साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। यह बहुत बड़े सैन्य विद्वान थे। इन्होंने भी युद्ध के बारे में जो कुछ लिखा वह बहुत छोटे से वाक्य के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसको जरूर कंठस्थ करने का प्रयास करें। क्लाज़विट्ज़ जो बोलते हैं कोट अनकोट में उसको लिखिए। युद्ध वह हिंसात्मक कार्य है जिसके द्वारा अपने विरोधियों को अपनी इच्छा को स्वीकार करने हेतु बाध्य किया जाता है। वह हिंसात्मक कार्य है जिसमें अपने विरोधियों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने हेतु बाध्य किया जाता है। क्लाज़विट्ज़ साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि राजनीति के गर्भाशय में ही युद्ध पलता है। यानी युद्ध को उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि यह दो पक्षों में हिंसात्मक कार्य है जिसमें उद्देश्य होता है कि अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपना। क्विंसी राइट ने भी युद्ध के विषय में बहुत कुछ बताया है। अगर क्विंसी राइट के हिसाब से हम युद्ध को जानने का प्रयास करें, थोड़ा विस्तार में है। कुल मिलाकर क्विंसी राइट के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि युद्ध दो समुदायों के आपसी संबंधों की वह अवस्था है जिसकी प्रमुख विशेषताएं तीव्र सैन्य सक्रियता, अत्यधिक मनोवैज्ञानिक तनाव, असाधारण कानूनी शक्ति तथा सामाजिक एकीकरण की प्रवृत्तियां हैं। उन्होंने तनाव में तीव्रता की बात कही, तीव्र सैन्य सक्रियता की बात कही, असाधारण कानूनी स्थिति की बात की और सामाजिक राजनीतिक एकीकरण या विभेद, पूरे बातों को विस्तार से क्विंसी राइट महोदय ने बताया। युद्ध को डिफाइन करने में इनका भी प्रमुख नाम उल्लेख होता है। युद्ध
को एक साधारण भाषा में अगर देखा जाए और सभी विद्वानों की परिभाषाओं को निचोड़ करके देखा जाए तो इस परिभाषा को आप अवश्य लिखिए और याद करने का प्रयास करिए। कोट अनकोट यानी सटीक डबल इन्वर्टेड कामा में डॉक्टर प्रदीप राय के अनुसार इन विद्वानों द्वारा कही बातों को एक जगह लिखिए और उसको कंठस्थ करिए। युद्ध दो या दो से अधिक राष्ट्रों अथवा राज्यों के बीच सशस्त्र बलों के माध्यम से लड़ा जाने वाला एक संघर्ष है जिसका मुख्य उद्देश्य इन युद्धरत देशों अथवा राज्यों में से किसी एक के द्वारा विजय हासिल करना होता है एवं अपनी ही इच्छाओं के अनुसार शांति समझौता करना होता है, अर्थात अपनी शांति शर्तों को दूसरे पर थोपना होता है, यानी अपने इच्छा के अनुसार दूसरे से संधियां करना या कार्य कराना होता है। इस युद्ध के परिभाषा में समस्त विद्वानों द्वारा कही बात को एक साथ लिखने का प्रयास हुआ है। जब बात युद्ध की आती है तो सहसा हमारे मन में आता है कि युद्ध अभियान, झड़प, संघर्ष और इस तरह की चीजें एक ही जैसी हमें प्रतीत होती है, लेकिन इसमें भी अंतर है। संग्राम, झड़प या संघर्ष से बड़ी चीज युद्ध है, यानी सबको एक साथ अगर मिलाया जाए तो हम युद्ध की स्थिति में पाते हैं। संघर्ष स्थानीय होते हैं, छोटे स्तर पर होते हैं, इसकी तीव्रता भी कम होती है, जिसमें हथियार विध्वंस भी कम होते हैं, जो लंबे समय तक भी चल सकते हैं। संघर्ष वह कहलाता है। इसी तरह झड़प जानते हैं कि जब दो सेनाएं या दो गुट या दो व्यक्ति आपस में छोटे मोटे स्तर पे एक लड़ाई लड़ते हैं, वह झड़प कहलाती है। इसी तरह लड़ाई जो होती है, एक युद्ध के अंदर कई लड़ाइयाँ शामिल होती हैं और सबको मिला करके एक युद्ध बनता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो उसके तमाम सेक्टर्स में या भारत पाकिस्तान के लगी हुई तमाम सीमाओं पे, जैसे राजस्थान की सीमा, पंजाब की सीमा, कश्मीर की सीमा, अनेक सीमाओं पे जो छोटे छोटे संघर्ष या लड़ाइयाँ होती हैं, वह कुल मिलाकर युद्ध कहलाती है। अब युद्ध का लक्ष्य की अगर बात की जाए कि युद्ध का उद्देश्य क्या है, युद्ध का आखिरकार लक्ष्य क्या है, तमाम परिभाषाओं से क्लियर हो गया कि युद्ध का लक्ष्य या उद्देश्य यही है कि दूसरे के भूभाग को जीतना या किसी देश के सबसे बड़े सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को पद स्थापित करना और अपने हिसाब से वहां पे सरकार का निर्माण करना या खुद वहां पे कब्जा करके काबिज हो जाना और अपनी सत्ता को स्थापित करना, या इससे बड़ी बात कि अपनी इच्छा को थोपना, यानी अपने मन मर्जी के हिसाब से उस राष्ट्र की संप्रभुता में दखल देना। ये कुछ कारण एक राष्ट्र के युद्ध से संबंधित हो सकते हैं। अब युद्ध का क्षेत्र की बात अगर आए तो युद्ध का क्षेत्र अब विस्तार हो गया है। आधुनिक समय में युद्ध का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो चुका है। पहले सेनाओं का उद्देश्य क्या होता था कि केवल सेनाएं एक दूसरे राज्य या एक दूसरे राष्ट्र की सेनाओं से लड़ती थी, आपस में ही लड़के फैसला कर लेती थी कि विजेता कौन है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ते हैं तो राष्ट्र की समूल शक्तियां, प्रत्येक व्यक्ति उस युद्ध का एक अंग होते हैं। उसमें पूरी तरह से मोबिलाइजेशन होता है, यानी पूरी तरह से उनका एकीकरण होता है, पूरी तरह से उनकी गतिशीलता उसमें होती है, सबकी अपनी सहभागिता है। जैसे भारत चीन का अगर युद्ध होना हो, जैसे कि अभी आसार है, हमेशा आसार बने रहते हैं। 1962 के युद्ध में हम भारत की असफलता को जान चुके हैं। अगर युद्ध होना है तो केवल हमारी सेनाएं ही नहीं लड़ेंगी, केवल आईटीबीपी की फोर्स या इंडियन आर्मी ही नहीं लड़ेगी, अपितु भारत का जन जन लड़ेगा।
सेनाओं को जो गोला बारूद और हथियारों की आवश्यकता है वो हमारी फैक्ट्रियां बनाएंगी और फैक्ट्रियों में हमारा आम मजदूर या आम टेक्नीशियन या इंजीनियर या साइंटिस्ट काम करेंगे, यानी किसी न किसी तरह युद्ध में उनका भी योगदान होगा। जो सीमा पे सैनिक की लॉजिस्टिक होगी यानी संभारकी होगी, यानी उनको पहुंचाने वाली रसद आपूर्ति होगी, उसमें भी यहाँ के मजदूर वर्ग का या यहाँ के लोगों का, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का सबका सम्मिलित योगदान होगा। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाए या बड़े वायुयानों से पहुंचाया जाए या ड्रोन से उनको रसद आपूर्ति की जाए या स्थल मार्ग से किया जाए या जल मार्ग से किया जाए या थल मार्ग से किया जाए या नभ मार्ग से किया जाए, कहीं से भी किया जाए, उसमें राष्ट्र के ज्यादा लोगों की सहभागिता होगी। आजकल युद्ध में हम देखते हैं कि जो बम ड्रॉप होते हैं, जैसे अगर खुदा न खास्ता कहीं न्यूक्लियर बम ड्रॉप हुआ तो केवल सेना पे नहीं हुआ होगा, अपितु राज्य के सबसे प्रमुख केंद्र पर यानी उसके कैपिटल पे, उसके राजधानियों पर या उसके प्रमुख स्थल पे ही होगा। इसी तरह मिसाइल से बम्बार्डिंग होगी या कोई बहुत बड़ा विनाशक हथियार को छोड़ा जाएगा तो केवल सेनाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं, वो राजनीतिक शीर्ष को भी ध्यान में रख के या आम नागरिकों को भी ध्यान में रख के किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युद्ध में केवल सेनाएं ही नहीं लड़ती हैं, परंतु पूरा राष्ट्र एक साथ लड़ता है। युद्ध की समग्रता को यह बात दर्शाती है। अब बात युद्ध के कारण की। संक्षेप में हम युद्ध के कारण को समझने का प्रयास करते हैं। युद्ध के वैसे तो बहुत कारण होते हैं। एक व्यक्ति का या एक गांव में रहने वाले, एक शहर में रहने के पड़ोसी में संघर्ष के जिस तरह कई कारण होते हैं और युद्ध के कई कारण बनते हैं, उसी तरह राष्ट्र का राष्ट्र से भी युद्ध के लिए अनेकानेक कारण उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे राजनीतिक कारण हुआ, आर्थिक कारण हुआ, सैन्य कारण हुआ, मनोवैज्ञानिक कारण हुआ, भौगोलिक कारण हुआ या विज्ञान प्रौद्योगिक कारण हुआ, ये सब कारण बन सकते हैं। पहले हम राजनीतिक कारण को देखते हैं। जब बात राजनीतिक कारण की जाए तो एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से राजनीतिक तौर पे मतभेद हो सकते हैं, फिर वह मतभेद अपने चरम पे भी पहुंच सकते हैं और चरम पे पहुंचने के बाद वो संघर्ष और फिर युद्ध की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे भारत राजनीतिक रूप से पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ सैनिक तानाशाह हमेशा शासन करते हैं। अगर वो सैनिक तानाशाह पाकिस्तान में सीधे तौर पे शासन नहीं करते हैं तो वहाँ राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से अपनी ही एजेंडे को पूरा करते हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है अल्लाह, अमेरिका और आर्म्स तीनों का राज है। अब तो आतंकवाद का राज है, सेना का राज है, सेना के ISI का राज है। इस तरह से पाकिस्तान को लोग चलाते हैं, पाकिस्तान देश को चला रहा है। तो इससे भारत के वहाँ के राजनीतिक मतभेद हमेशा बने रहते हैं और यही राजनीतिक मतभेद यदा कदा युद्ध के कारण के रूप में भी देखने को मिलता है। अब आर्थिक कारण की बात आ गई। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का अगर युद्ध होना है उसमें आर्थिक कारण भी हो सकता है। एक राष्ट्र आर्थिक रूप से बहुत संबल हो जाए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ वो संसाधनों से मजबूत हो जाए, शस्त्रों से मजबूत हो जाए या दूसरे राष्ट्र की नाकाबंदी करने लगे, इतना उसकी तीनों सेनाएं डेवलप कर जाएं, इतनी विकसित हो जाए कि वह दूसरे राष्ट्र को परेशानी में डाल दें। तो इसलिए एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से युद्ध का आर्थिक कारण भी होता है। सामाजिक कारण, जैसे सामाजिक विद्वेष, धार्मिक विद्वेष, ये भी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को लड़ाते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जो हिटलर थे, जर्मनी के तानाशाह, तो हिटलर ने पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इसका मतलब इन राष्ट्रों में रहने वाले जर्मन को एक संदेश दिया कि आप लोग अपने राष्ट्र के खिलाफ हो जाइए और सत्ता अपने हाथ में लीजिए। तो इस तरह सामाजिक कारण भी बनते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर हिंदू और सिखों, जैन और बुद्धों पे वहाँ के मुस्लिम शासक अगर अत्याचार करने लगे और वह हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख और ईसाई बहुत तेजी से भारत में आने लगे तो भारत इसको युद्ध का कारण मानते हुए उस पर चढ़ाई कर सकता है, आक्रमण कर सकता है।
जैसा कि हम बांग्लादेश के अभ्युदय के विषय में अभ्युदय में 1971 के युद्ध में देख सकते हैं। तो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर इसी तरह से कार्रवाई करने लगा। वहाँ के लोग भारत आने लगे। भारत ने यूएनओ में अपनी बात रखी और वो अंततः एक सामाजिक कारण बना और पाकिस्तान पे आक्रमण करना पड़ा। और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, मानेक शाह के नेतृत्व में हम पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में समर्थ हुए, जिसे पूर्वी पाकिस्तान को आज बांग्लादेश के रूप में हम विश्व मानचित्र पर देखते हैं। इसी तरह मनोवैज्ञानिक कारण भी 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध करने का कारण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण में जैसे हम जानते हैं कि प्रचार, अफवाहें या मानसिक प्रक्षालन, इस तरह के कारण होते हैं। किसी राष्ट्र के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार किया जाए, अफवाहें की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उसके बारे में गलत बातें रखी जाए, इस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से उसके गलत प्रकटीकरण किया जाए, उसको प्रदर्शित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि निरंतर खराब की जाए, यह भी युद्ध का एक मनोवैज्ञानिक कारण बनता है। युद्ध के हम सैन्य कारण देख सकते हैं। एक राज्य जब सैनिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत हो जाए, उसके बाद बहुत आम विपन आ जाए, उसके पास बहुत सी प्रौद्योगिकी, बहुत सी तकनीकी ज्ञान आ जाए, उसके पास मिसाइल की भंडार हो जाए, कम रेंज से लेकर ज़्यादा रेंज तक मिसाइलें उसके पास हो जाए, एक से एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरक्राफ्ट हो जाए, उसके पास मिग, मिराज और इस तरह से चीज़ें, राफेल, और हम देख सकते हैं F-16 या F-35 और इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के अगर हम कह सकते हैं जनरेशन 5 और जनरेशन 6 के अगर लड़ाकू विमान हो जाए तो उस राष्ट्र की मांसपेशियां फड़कने लगती है, उसकी बाह फड़कने लगती हैं और निश्चित तौर पे अपने पड़ोसी, अपने पुरातन शत्रु और अपने धार्मिक रूप से दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्र पे वो चढ़ाई करने के लिए उद्यत हो जाता है और यह भी एक युद्ध का कारण बनता है। इसलिए सैन्य मजबूती अपने पड़ोसी राष्ट्र के लिए हमेशा दिक्कत का सबब बनती रही है और युद्ध का कारण बनती रही है। जैसा कि युद्ध के अनेक कारण भी हम देख सकते हैं। युद्ध के अनेक कारण में हमें ये लगता है कि सैन्य प्रौद्योगिकी के रूप में अगर बहुत संबल है किसी राष्ट्र में तो वो भी युद्ध रद्द होने का प्रयास बारंबार करता है। तो आज बस इतना ही, इस क्लास में इतना ही। इसमें युद्ध की हम डिफिनीशन समझ पाए और युद्ध के बारे में अन्य बातों को हम जानने का प्रयास किए। युद्ध की संकल्पना क्या है और युद्ध का लक्ष्य, युद्ध का क्षेत्र, युद्ध का कारण और युद्ध अभियान, संग्राम, झड़प, लड़ाइयों में अंतर, ये सब हम देखें। तो जो परिभाषाएं हैं उसको राइट डाउन करिए, उसको नोट करके लिखिए, नोट करिए और उसको याद करने का पूरा प्रयास करिए। मैं डॉक्टर प्रदीप केरार आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।